गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करमजीत अपने कक्षा 10th के विज्ञान विषय को आरबीएसई विज्ञान जो है उसको शुरू कर रखा है और अपने जो 3 लेसन हैं उनको अपने कर चुकी हैं, समझ चुके हैं और चौथे लेसन को शुरू करना है। तो आपका चौथा लेसन क्या है? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षा क्या है और रक्त समूह क्या है और हमारे शरीर के अंदर उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इस लेसन में जानेंगे। तो आओ अपने शुरू करते हैं अपना चौथा लेसन। आपका चौथा लेसन है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है कि अपने जो शरीर है, रोज अपने शरीर में कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई जैसे बीमारी होती है, तो अपने जो छोटी मोटी बीमारी होती है वो तो क्या होती है, अपने सिर दर्द हो गया, अपने उसको चाय वगैरह पी के अपने रेस्ट करते हैं तो अपने वो सिर दर्द सही हो जाता है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता से मतलब समझो कि जो अपने छोटे मोटे कीटाणु हैं और जो अपने रोगाणु अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, उनसे जो लड़ने की क्षमता होती है अपने शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, जो उनके विरुद्ध लड़ने वाले, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ये जन्मजात भी होती है और उपार्जित भी होती है। प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात भी होती है और उपार्जित भी होती है। जन्मजात का अर्थ है कि पहले से ही अपने अंदर विद्यमान होती है प्रतिरोधक क्षमता कुछ बीमारियों के विरुद्ध, तो लेकिन कुछ बीमारियों के विरुद्ध अपने शरीर में कुछ किसी न किसी थ्रू से वो कोशिकाणु, जो वो कीटाणु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाए जाते हैं, जो उन बीमारियों के विरुद्ध अपनी लड़ने में जो क्षमता है अपने शरीर को वो प्रदान करे, तो उसे क्या कहते हैं? उपार्जित। उपार्जित का अर्थ जिनको बाहर से प्रवेश करवाया जाता है, जिन कीटाणुओं को बाहर से प्रवेश करवाया जाता है वे क्या होंगे? उपार्जित। और जो पहले से ही अपने शरीर के अंदर विद्यमान हैं तो वे क्या होंगे? जन्मजात होंगे। तो रोगाणुओं के उन्हीं के उन्मूलन के हेतु अपने शरीर में जो होने वाली क्रियाएं हैं और उससे जो संबंधित क्षेत्र है, इसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो उससे ही क्या कहती है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहती हैं। इसके बाद देखो, जो प्रतिरक्षा है, 2 प्रकार की जो प्रतिरक्षा विधियां हैं अपने शरीर में कार्यरत होती है। तो पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, जो स्वाभाविक है, जन्मजात है, इसका मतलब दूसरी अपने पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो स्वाभाविक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वाभाविक है, खुद है, जहाँ अपने कह सकती हैं कि जो जन्म से ही है, जो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है उसे ही क्या कहते हैं? स्वाभाविक कहते हैं। क्योंकि यह विधि, इसके अंदर जो कीटाणु हैं वो अपने शरीर के अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं और उससे संबंधित कोई भी अपने शरीर में बीमारी उपस्थित होती है, बीमारी को उत्पन्न करने वाले कीटाणु उपस्थित होते हैं, तो उनके विरुद्ध वे क्या करते हैं? स्वयं लड़ते हैं। तो ये स्वाभाविक है, इसमें किसी का कोई भी रोल नहीं है। तो इसके भी आगे जो टाइप हैं, पहला देखो भौतिक अवरोधक। स्वाभाविक में भौतिक अवरोधक क्या होता है? क्योंकि भौतिक अपनी त्वचा से अपने बात कर सकते हैं, अपने नासिक छिद्रों की। अपने दूसरे लेसन में भी अपने पढ़ा था कि अपने सांस को ग्रहण करती हैं, ऑक्सीजन गैस को जब ग्रहण करती हैं श्वसन के रूप में, तो वो अपने जब नासा छिद्रों से उसको ग्रहण करते हैं, तो अपने नासा छिद्रों में उनकी जो झिल्ली लगी होती है, जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो क्या करते हैं? बाहर के जो अवांछित कण हैं, मिट्टी के कण, धूल के कण, उनको क्या करते हैं? बाहर ही रोक लेते हैं और केवल ऑक्सीजन गैस को ही शुद्ध रूप में अपने अंदर वो जाने देते हैं। तो ये क्या है? भौतिक अवरोधक है, ये स्वाभाविक है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है और यह बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। हमारी त्वचा है तो ये भी बहुत सारे कीटाणुओं को त्वचा के ऊपर आके ही रुक जाते हैं। यदि त्वचा न होती तो अपने को बहुत सारी बीमारियां होती रहती। तो यह भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक अवरोधक है। इसके बाद देखो दूसरा है रासायनिक अवरोधक। रसायन भौतिक तो है ही है, ये बाहर के जो हो गए, इसके अलावा हमारे शरीर में रासायनिक अवरोधक भी पाए जाते हैं, लार के रूप में, अशु के रूप में, पसीने के रूप में। तो ये सारे क्या है? रासायनिक तत्व हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद तीसरा है कोशिका अवरोधक। जो कोशिकाएं हैं, बक्षकाणु जो क्रिया में जो सक्षम कोशिकाएं हैं, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये कोशिकाएं हैं। और साथ ही साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं,
जैसे प्राकृतिक जो मारक कोशिकाएं हैं ये सारी कोशिका अवरोधक है, ये भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ज्वर का होना, सूजन का होना, तो ये सारे क्या हैं, भौतिक अवरोधक है। स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि है इसी के अंतर्गत आते हैं। ज्वर का आना कि अपने शरीर के अंदर कोई ऐसा कोई कीटाणु, कोई जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए अपने शरीर का जो ताप है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे अपने को लगता है बुखार आता है। तो वो जो स्वाभाविक है, बुखार का आना स्वाभाविक उत्प्रेरक है, समय आता है और वो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो किसी कीटाणु को मारने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है शरीर के को, तो ये क्या है, स्वाभाविक प्रतिरोधक है, प्रतिरक्षा विधि है। इसके बाद देखो दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि यह क्या है, अनुकूली होती है, उपार्जित की जाती है किसी भी मतलब इंजेक्शन के रूप में या किसी भी क्रिया करवाकर किसी न किसी भी परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के अंदर उन बीमारियों के प्रति लड़ने के लिए, हमारे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए किसी न किसी थ्रू से उन किसी भी बीमारी के विरुद्ध के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाए जाते हैं। जैसे अब कोरोना काल चल रहा है तो इस कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डोज लगाई जा रही है 2। तो उनका मतलब क्या है कि अपने शरीर की जो अंदर की जो पावर है उसको तेज करना, उसको पूरा मजबूत बनाना, उनका यही उद्देश्य है उन इंजेक्शनों के थ्रू कि अपने शरीर के जो लड़ने की जो क्षमता है बीमारियों से वो मजबूत हो जाए, ताकि लोगों को जो कोरोना है वो कम से कम हो। तो ये होती है उपार्जित, की बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर प्रवेश करवाया जाता है। इसके अंदर 2 है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा तो ऐसे है कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें जो शरीर के प्रतिजन है वो उसके विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। यह तो क्या है, जो स्वयं ही वो क्या करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, वो तो होगी सक्रिय प्रतिरक्षा। तो यह जो प्रतिरक्षा होती है यह केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यह जिस टाइम अपने शरीर में कोई प्रतिरक्षी हुआ उसको नष्ट करने के लिए जिसका निर्माण हुआ, यह केवल उसी के विरुद्ध ही यूज होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करना, स्वयं खुद करना, वह क्या होगी, सक्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जो इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है इसमें क्या होती है, शरीर के किसी भी विशेष जो प्रतिजन है उसके विरुद्ध बाहर से जो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रविष्ट करवाए जाते हैं। सक्रिय में क्या होते हैं, अंदर पहले से मौजूद नहीं होते, लेकिन ऑन द स्पॉट उस सिचुएशन को देखते हुए किसी विशेष स्पेशल किसी सिचुएशन के लिए उनका निर्माण खुद करना, ये तो होगी सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब अंदर शरीर के उनका निर्माण नहीं होता, उनको क्या किया जाता है, बाहर से प्रविष्ट करवाए जाते हैं। निष्क्रिय कि अंदर है जो हमारा अंदर शरीर के अंदर उसके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो रहा, बिल्कुल निष्क्रिय है अंदर का जो उसके उस बीमारी के विरुद्ध, तो बाहर से उनको शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से प्रविष्ट करवाया जाता है, तो ये क्या होगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी। और इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया, टिटनेस के टीके होते हैं, तो ये इसका उदाहरण है कि जो शरीर है उसके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता, इनको बाहर से प्रविष्ट करवाए जाते हैं। तो ये थे आपका जो इसका प्रतिरक्षा के बारे में जो चीज़ें थी कि जन्मजात है, स्वाभाविक है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी, प्रतिजन क्या है, प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु है या पदार्थ है जो क्या शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उनको क्या करता है, प्रेरित करता है। तो प्रतिजन क्या है, ये इनको बाहर से शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और फिर ये अंदर जाके उनको प्रेरणा देता है, उनको प्रेरित करता है कि आप इसके विरुद्ध इस प्रतिरक्षी का निर्माण कर सकते हो। तो जैसे कई बार कई बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको वो प्रेरणा दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है बाहर से टीचर के द्वारा कि आप ये कर सकते हो, हाँ आप करोगे, तो फिर कई बार बच्चों के ऊपर ये असर हो जाता है और वह पढ़ने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रतिजन भी क्या है, वह बाहरी रोगाणु है और पदार्थ है या जो शरीर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं।
तो इसका जो प्रतिरक्षी है, इसका जो उत्पादन है वो प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु इनको प्रेरित करता है, ताकि वो किसी भी प्रतिरक्षी विशिष्ट रूप से उसी से ही प्रतिरक्षी से जो क्रिया है ये करते हैं। प्रतिरक्षी क्या है? यह एक प्रोटीन होता है। प्रतिरक्षी क्या होता है? प्रोटीन। प्रतिजन देखो, बाहरी रोगाणु है जो पदार्थ है शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है, और प्रतिरक्षी क्या है? प्रोटीन है जो अपने शरीर में ही उपस्थित होता है। बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा किसी भी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण ही यह निर्मित होता है। प्रतिरक्षी क्या है? प्रोटीन है। आप समझो, प्रतिरक्षी क्या है? प्रोटीन है, और प्रतिजन को बाहर से प्रवेश करवाया जाता है। तो उस विशेष प्रतिजन से जो विशिष्ट रूप से संयोजित हो सकता है, और यह जो संयोजन है वो प्रतिजन की संरचनात्मक विशिष्टता पर निर्भर करता है, और प्रतिरक्षा तंत्र की सफलता हेतु आधारभूत आवश्यकता है कि इसकी तंत्र की जो सफलता है उसकी जो आधारभूत आवश्यकता है वो क्या है? यही संयोजन है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में अपने आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्रतिजन के बारे में। तो प्रतिजन क्या है? प्रतिजन है ये एक रोगाणु है, पदार्थ है, और इसका जो भार होता है वो कितना होता है? 6000 डाल्टन। आप समझो कितना होता है? 6000 डाल्टन, या फिर उससे भी ये ज़्यादा होता है। प्रतिजन का आणविक जो भार है 6000 डाल्टन या उससे भी ज़्यादा होता है। और ये जो विभिन्न रासायनिक संगठनों हो सकता है कि ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ हो सकता है। प्रोटीन का भी, पॉलीसैकेराइड का, लिपिड का, न्यूक्लिक अम्ल, मतलब इनमें से किसी भी पदार्थ का ये बना हुआ हो सकता है। तो इसके बाद देखो कि 6000 डाल्टन का इसका भार है, इससे भी ज़्यादा है, और इसको बाहर से बाहरी रोगाणु या पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? बाहरी रोगाणु या पदार्थ होते हैं। 6000 डाल्टन का भार होता है। प्रोटीन का, पॉलीसैकेराइड का, लिपिड का, न्यूक्लिक अम्ल का, ये किसी का भी बना हो सकता है। कभी कभी शरीर के अंदर के जो पदार्थ हैं या कोशिकाएं हैं वे भी क्या करते हैं? प्रतिजन के तौर पर कार्य करती है। कभी कभी वे भी क्या करते हैं? प्रतिजन के तौर पर कार्य करते हैं। तो शरीर में इनको प्रविष्ट होते हैं, तो उसके होने के पश्चात क्या करते हैं? प्रतिजन का जो सामना होता है, सर्वप्रथम इसका सामना किससे होता है? सहभाविक प्रतिरक्षी विधियों से होता है। प्रतिरक्षी की जो सहभाविक प्रतिरक्षी की विधियां हैं उनसे इनका सामना होता है। जैसे ही इनको शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, और उसके पश्चात प्रतिजन क्या करते हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय करता है। जो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है उसको ये क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। प्रतिजन है वो विशेष प्रतिरक्षी से संयोजित हो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं, फिर वो उसी विशिष्ट प्रतिरक्षी से संयोजित हो जाता है, और दोनों क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। और जो प्रोटीन है इसके अलावा जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी निर्माण में कोई अधिक सक्रिय नहीं होते। केवल प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन के अलावा कोई भी नहीं होते। वो केवल क्रिया कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा सक्रिय नहीं होते। जो प्रतिजन है इसका जो पूरा अणु है इसके रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसके अंश होते हैं उसी के रूप में ये प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। ऐसे नहीं कि ये पूरा प्रतिजन आया और पूरा का पूरा प्रतिरक्षी से जुड़ गया, नहीं, इसका जो छोटे छोटे अंश है उसी के रूप में ये इससे जुड़ते हैं। और इन्हीं अंशों को क्या कहते हैं? एंटीजनी निर्धारक। एंटीजनी निर्धारक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एंटीजनी निर्धारक कहा जाता है। और प्रोटीन में क्या होते हैं? 6 से 8 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है, और यही एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। मैंने पहले भी बताया कि ये बना तो बहुत चीज़ों का होता है, प्रोटीन का, पॉलीसैकेराइड का, लिपिड का, न्यूक्लिक अम्ल का, लेकिन बाकी सब उससे क्रिया कर सकते हैं लेकिन सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, वो सक्रिय नहीं होते। केवल सक्रिय कौन होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में ही क्या होते हैं? 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है, यही क्रिया करते हैं। तो इन्हीं के अंश होंगे जो उससे जुड़ेंगे। तो 6 से 8 अमीनो अम्ल की श्रृंखला को ही क्या कहेंगे? एंटीजनी निर्धारक के रूप में, कि यही कार्य करती है। तो एक प्रोटीन में बहुत सारे जो कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, और इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। जितनी इनकी संख्या होगी उसी को क्या कह देते हैं? कि एंटीजन की जो संयोजकता है वो इतनी ही है। और लगभग जो जीवाणुओं हैं उनमें जो इनकी संयोजकता होती है वो जो 100 या इससे अधिक हो सकती है। प्रतिजन के बारे में, एंटीजन के बारे में आप समझ गए होंगे कि एंटीजन क्या है, प्रतिजन क्या है। प्रतिजन हिंदी वर्ड हो गया, एंटीजन उसका इंग्लिश वर्ड हो गया। तो देखो
ये क्या है, एक बाहरी रोगाणु है जिसको शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। इसका जो बार है वो 6000 डाल्टन बार होता है और इसके जो रासायनिक संगठन के हैं वो क्या है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो इनमें से ये बाकी सारे हैं वो क्या है, निष्क्रिय रूप से समझ सकते हो आप। सक्रिय रूप में क्या है, प्रोटीन है और प्रोटीन में क्या होता है, 6 से 8 अमीनो अम्लों की इसकी श्रृंखला होती है, इसी से ये बना होता है। और ये पूरा का पूरी एक जो श्रृंखला है वो इससे नहीं जुड़ती, अंश के रूप में वो क्या करते हैं, प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, उससे क्रिया करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। और इसकी जो संयोजकता होती है, जितने रूप में वो जुड़ते हैं उसी रूप में उसकी संयोजकता होती है। लगभग जो जीवाणुओं हैं उनकी एंटीजन की जो संयोजकता होती है वो 100 या 100 से अधिक होती है, इससे कम नहीं, 100 या 100 से अधिक हो सकती है। इसके बाद देखो, जो विशिष्ट प्रतिरक्षा में जो प्रतिजन के विनाश की जो कार्यविधि है वो 4 चरणों में संपादित होती है। तो पहला चरण क्या है कि अंतर्निहित प्रतिजन या बाह्य प्रतिजन में विभेद करते हैं, कि अंतर का जो प्रतिजन है और बाहर का प्रतिजन है उनमें क्या करें हैं, अंतर करें, वही क्या है। दूसरा, बाहर का जो प्रतिजन है उसके ऊपर व्यापक एंटीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिका के द्वारा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करना। और तीसरा क्या करता है, प्लाज्मा कोशिका के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। और फिर लास्ट का जो चरण है वो क्या है, प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश। ये इसके 4 चरण हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है प्रतिरक्षी, इसको अपने अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।